हेलो दोस्त। तो भाई आज 12वीं क्लास का आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, एनवायरमेंटल इश्यूज। और सभी लोग चैप्टर को जानते हैं, मतलब अब अपने को क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, अपने को तो रिवाइज करना है। आइडिया ये है कि भाई जब सब ज़िंदगी में सबसे पहली बार आप ऐसे लिखना शुरू करते हैं तो उसमें से पहले 3-4 ऐसे में से एक ऐसे पॉल्यूशन पे ज़रूर होता है। और वही पॉइंट, मतलब सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन पे ऐसे लिखवाते हैं ना हम लोग, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा अमल में लेकर के, खैर खैर, पढ़ाना नहीं है, केवल केवल रिवीजन कराना है। देखो ऐसा है कि ह्यूमन का पॉपुलेशन साइज़ जो है वो ग्रो करता जा रहा है। और उसका अगर पॉपुलेशन का साइज़ ग्रो करेगा तो डिमांड ग्रो करेगी, डिमांड ग्रो करेगी तो फूड, वाटर, होम, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, इनकी ज़रूरतें भी बढ़ेंगी। और इनकी ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ से आ रही हैं? वो नेचर से ही तो आ रही है। तो नेचर पे प्रेशर पड़ेगा, और नेचर प्रेशर पड़ेगा अब इंसान इतने इज्जत के साथ तो इस्तेमाल कर रहा है नहीं चीज़ों को। एक मोबाइल फ़ोन लेता है, फेंक देता है, कंप्यूटर खरीदता है, रिसाइकल नहीं होता अब तो। मतलब जो पहले ठीक कराने वाले जो फंडे हुआ करते थे वो तो है ही नहीं, अब तो बस यूज़ करो, यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें आती हैं। और हाँ, डिटेल में तो वही वहीं पे करूँगा। मैं बार-बार इस चैप्टर में कोशिश करूँगा कि डाइग्रेस ना करूँ, केवल और केवल रिवीजन करा दूँ एनसीईआरटी की लाइन का लेकिन कोशिश करूँगा, ठीक है? और डिटेल में जानना है, मेरी रैंटिंग सुननी है कि इंसान किस तरीके से अपना ही नुकसान और खुद ही अपनी सेल्फ राइटिंग प्रोफेसी लिख रहा है कि मरेंगे हम लोग, अपनी हरकतों की वजह से ही मरेंगे। तो वो फिर डिटेल्ड में 200 घंटे के लेक्चर एनसीईआरटी के मौजूद हैं एप्लीकेशन के ऊपर, वहाँ जा कर के आप ले सकते हैं। हाँ जी, पॉल्यूशन जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि अनडिज़ायरेबल चेंज हैं फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक किसके? एयर के, लैंड के, वाटर के या सॉइल के। और वो चीज़ें जो अनडिज़ायरेबल चेंज लाती हैं वो हमारे पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। हमने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इस्तेमाल शुरू किया, और जिसके अंदर में आपका एयर, वाटर, सॉइल, ये सबको देखेंगे आगे कि क्या क्या हम वो नए कदम उठा रहे हैं। सबसे पहला एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के अंदर में भैया सांस लेते हैं, सांस नहीं लेंगे तो भाई सारे लंग्स बर्बाद हो जाएंगे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, जानता हूँ इस बात को। इंजरी मतलब हाँ इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म परेशान होंगे। क्या क्या परिणाम हो सकते हैं भैया? ग्रोथ ठीक से नहीं होगी, क्रॉप की यील्ड जो है वो कम हो जाएगी, प्रीमेच्योर डेथ होने लगेगी प्लांट की। इसके डिलीटेरियस इफेक्ट होते हैं कि रेस्पिरेट ह्यूमन और एनिमल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, हार्मफुल है। हम्म। इसके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो डिपेंड करते हैं कि भैया पॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, कहाँ आप जी रहे हैं, दिल्ली में है कि केरला में है, कितनी देर के लिए एक्सपोजर हुआ था। एक हफ्ते की मीटिंग के लिए दिल्ली आए थे, अपना दिल्ली में ही पैदा हुए और मरे भी दिल्ली के अंदर में, और ऑर्गेनिज्म कौन है? कुछ जैसे प्लांट होते हैं उनकी बेटर क्षमता होती है पॉल्यूशन से लड़ने की, सबकी तो नहीं होती है। जैसे कि लाइकेन है, जहाँ पॉल्यूशन होगा वहाँ ग्रो ही नहीं करता है। स्मोक स्टैक्स, थर्मल पावर प्लांट, स्मेल्टर, जहाँ पर लोहा पिघलाया जाता है या मेटल पिघलाया जाता है, ये सभी जगहों से आपका गैशियस धुआं जो निकलता है, पॉल्यूटेंट निकलता है। और इसके अंदर में दोनों चीज़ें होंगी, हार्मलेस गैसें भी होंगी जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन आती है, और हार्म करने वाली भी होती हैं। और अब ये बात हमें देखनी है कि किस तरीके से इन गैसेस को सेपरेट किया जाए। जो हार्मफुल हैं और हार्मलेस हैं उनको सेपरेट करके हार्मलेस वाली को एनवायरमेंटल में भेज दिया जाए। तो इसके लिए हमारे पास एक जुगाड़ है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। क्या करता है जी? ये 99% जो मटेरियल, एग्जॉस्ट मटेरियल है उसको क्या नाम है, किसी भी थर्मल पावर प्लांट से बाहर एनवायरनमेंट में नहीं जाने देगा। क्या होता है इसके अंदर में? इसके अंदर में आपका दो प्लेट्स होती हैं, और दो प्लेट्स के ऊपर क्या होता है आपका, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा वोल्टेज डिफरेंस जो है वो मेंटेन किया जाता है। कोरोना बनता है, कोरोना क्या ऐसे, कोरोना मतलब मालूम है किसको बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं किसी भी ऐसी इस ऐसे स्ट्रक्चर को। ऐसा वाला स्ट्रक्चर, मतलब तुम उसको बहुत जगह देखोगे ना, कोरोना, कोरोना रेडिएटा, कोरोना वायरस में जो कोरोना प्रोटीन्स होते हैं वो। तो कोरोना जो है इलेक्ट्रॉन का रिलीज किया जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन जो है डस्ट पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रॉन बैठ जाता है, नेट नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जो डस्ट पार्टिकल है जो एनवायरनमेंट में नहीं जाने चाहिए। और फिर क्या करते हैं कि इन डस्ट पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई वोल्टेज डिफरेंस है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जो नेगेटिव चार्ज वाला डस्ट पार्टिकल है वो पॉजिटिव वाले पे चला जाएगा बस। स्क्रबर के अंदर में एक और जुगाड़ कर दिया जाता है, एक लेवल ऊपर चले जाते हैं, इसके अंदर में सल्फर डाइऑक्साइड को भी निकालने का प्रावधान होता है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है।
इसके अंदर में एग्जॉस्ट को पास करते हैं स्प्रे ऑफ वाटर लाइम वगैरह से करके एक जुगाड़ बनाया गया है, जिससे कि SO2 जो कि वन ऑफ द हार्मफुल गैसेस हैं वो निकल जाएगी। जो अब देखो पार्टिकुलेट मैटर जो हैं वो उनके साइज के ऊपर बेसिस होता है कि भैया कौन कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। तो हमारी जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने बोला है कि भैया दो जो हैं वो खतरनाक हैं और बहुत ज़्यादा ज़्यादा खतरनाक हैं, प्रेसिपिटेटर उसको बाहर निकाल भी नहीं पाते हैं। और वो है पार्टिकुलेट साइज 2.5 PM 2.5, क्योंकि PM 2.5 और PM 5 ये दो चीज़ें होती हैं। मतलब साइज के बेसिस पे है तो माइक्रोमीटर, अगर किसी डस्ट पार्टिकल का साइज है तो 2.5 माइक्रोमीटर है तो वो PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के नाम से जाना जाता है, PM 2.5। और PM 2.5 PM 5 से बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि मतलब चला जाएगा ये, ज़्यादातर मास्क इसको नहीं रोक पाते हैं तो लंग्स में सबसे ज़्यादा जाकर के प्रॉब्लम करता है। ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर में इरिटेशन होगी, सांस लेने में इन्फ्लामेशन हो सकता है, लंग्स के अंदर में सूज सकते हैं लंग्स, और कई कई केसेस में प्रीमेच्योर डेथ भी हो जाएगी लोगों की। कहते हैं कि मेट्रो सिटीज़ के अंदर में जो दिल्ली, मुंबई, जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पर मेट्रो चलती है बैठ जाओ, मेट्रो सिटीज़ के अंदर में ऑटोमोबाइल जो हैं वो ज़्यादातर आपके पॉल्यूशन का, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का कारण है। प्रॉपर अगर मेंटेनेंस ऑटोमोबाइल्स की ली जाए तो उसके अंदर में देखेंगे कि लेड फ्री पेट्रोल का बड़ा जिक्र है, क्योंकि पॉइंट ये है कि हमने गाड़ियों में कैटालिटिकल कन्वर्टर लगवाना शुरू किया है। कैटालिटिकल कन्वर्टर क्या होते हैं, उसके अंदर में हैवी मेटल्स जो होते हैं कुछ, जिसमें प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम, ये चीज़ें आती हैं, ये गाड़ी के अंदर में फिट करा दी जाती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ता है। और जो जो भी चीज़ हम जला रहे हैं, पेट्रोल या डीजल जो हम जला रहे हैं, वो इज्जत के साथ पूरा डिटेल में जलता है। क्या होता है, प्रॉब्लम यही है कि जो भाई CNG वाली गैस अच्छी क्यों है पेट्रोल या डीजल के कंपैरिजन में, क्योंकि CNG जो है वो गैस है, और गैस जो है, गैस में मॉलिक्यूल इतने दूर दूर होते हैं कि हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को जलाना बड़ा आसान है और पूरा 100% चीज़ें जल जाती हैं, तो कुछ चीज़ बचती नहीं है, कुछ अनबर्नड नहीं रहता है, और वही अनबर्नड जो है वो प्रॉब्लम कॉज करता है। आपने के पास कार्बन वाली चीज़ें होंगी, CH4 वगैरह, जैसे मान लो, मतलब कार्बन वाली होती है ना, कि भी चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, CNG हो, सब में कार्बन तो है ही। जब आप उसको जला रहे हैं तो जलाने के बाद CO2 और H2O बनना होता है। अगर पूरा नहीं जला तो कार्बन के ऊपर केवल एक ऑक्सीजन लग करके रह जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जो हमें नहीं चाहिए। अगर पूरा जलाया तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर एक और ऑक्सीजन लग के CO2 बनेगी और फिर उसको एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाएगा। तो कैटालिटिकल कन्वर्टर सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और बेहतरीन तरीके से हाइड्रोकार्बन्स को जलाते हैं और अल्टीमेटली उसको CO2 और पानी में कन्वर्ट करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये बन जाएंगी। अब कैटालिटिकल कन्वर्टर है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड को भी पूरे पूरे तरीके से नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इसके अंदर में लेड जो है वो प्रॉब्लम कॉज करता है, हमारे जो कैटलिस्ट हैं उसको ठीक से काम नहीं करने देगा, इसके लिए लेड का इस्तेमाल न किया जाए तो बेहतर है। अगले कुछ एग्जांपल है कि भैया एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट जो है 1981 के अंदर में बनाया गया था, 1987 के अंदर में उसको अमेंड किया गया था। अब थोड़ी सी बात करेंगे नॉइस पॉल्यूशन के ऊपर कि भैया नॉइस जो है वो अनडिजायरेबल लेवल है, साउंड ज़्यादा रहती हैं। भाई पहले कोई लॉ नहीं था, कोई भी व्यक्ति कभी भी कुछ भी बजाता रहता था, अभी भी बजाते ही रहते हैं वैसे तो। Loud, loud sounds with pleasure and entertainment, not realizing that noise causes psychology। भाई आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, शारीरिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। कोई भी आवाज़ जो 150 डेसिबल से ऊपर है वो आपके ईयर ड्रम को डैमेज कर सकती है, परमानेंटली आपको हेयरिंग के अंदर में प्रॉब्लम हो सकती है। नॉइज़ ऑल्सो कॉजेज़, आपको नींद नहीं आएगी, दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, आप स्ट्रेस में रहने लगेंगे, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ख़राब होगा। ऐसा नहीं है कि अब इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है कि भाई इमीडिएट तो ये है कि रिडक्शन इन नॉइज़ किया जाए। कैसे भाई, साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल होते हैं जिसकी वजह से साउंड की आना कम हो जाएगा। जो हॉर्न फ्री जोन्स बनाए जाएं कि भाई आप स्कूल और कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स वगैरह के आसपास हॉर्न नहीं बजाएंगे, और आप देखेंगे किसी भी सरकारी स्कूल की छुट्टी होती है उसी वक्त जाम लगता है बच्चों के बाहर निकलने की वजह से, पैं 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 साउंड लेवल, मतलब इन सब की धज्जियां उड़ी पड़ी। दिस चैप्टर इज आइडियल
बोलते हैं जिसको, कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल उसका ऑपोजिट हमें होता हुआ नज़र आता है। तभी तो ये चैप्टर दिया है पूरा का पूरा कि भैया कुछ सीखो कहीं। अच्छा, हॉर्न फ्री ज़ोन्स बना दिए जाएँ अलग-अलग जगह पे, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस के आसपास में, और पटाखे-वटाखे ना फोड़ने दिए जाएँ। याद करो पिछली दिवाली पे तुमने कितने फोड़े थे? स्कूल में फोड़ बच्चे ही फोड़ रहे हैं। टाइमिंग्स आफ्टर विच, जिसके बाद आप लाउड स्पीकर पे चीज़ों को नहीं बजा सकते हैं। दिल्ली का केस बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर में क्या हुआ था। वैसे तो हुआ तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ठीक है, मतलब क्या बोले, अब जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। दिल्ली जो है पूरे एयर पोल्यूशन के अंदर में पूरे हमारे देश को लीड कर रही है। 1990 के अंदर में 41वें नंबर पे थे, अब हम नंबर 1 पे हैं। दिल्ली जो है वो सीरियस हुई जब पीआईएल डाली गई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला गया, जनहित याचिका डाली गई कि भैया देखो दिल्ली में कुछ ज़्यादा प्रदूषण हो रहा, मर रहे हैं लोग। तो फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए गए, बोला गया कि भैया देखो ऐसे जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है दिल्ली के अंदर में, चाहे ऑटो हो, कोई भी ऑटो हो, वो सीएनजी का होगा, कोई भी बस हो सीएनजी की होगी। सीएनजी हो जाना चाहिए सब कुछ 2002 के अंत तक, लेकिन थोड़ा टाइम लगा, और लेकिन हो गई। अभी दिल्ली के अंदर में सारे ऑटो या तो इलेक्ट्रिक हैं या तो सी वो वाले हैं, सीएनजी वाले हैं, और बसेस तो सारी सीएनजी हैं ही। हाँ, सीएनजी इज़ बेटर देन डीजल। ओके, ऑब्वियसली पूरे तरीके से जलती है। सीएनजी जो है पूरी की पूरी जलती है। अब आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि आपके घर में जो गैस आती है उसके अंदर में धुआं नहीं बनता, लेकिन गांव में जब आप गैस जलाते हैं चूल्हे पे तो उसमें धुआं, लकड़ी अगर जला रहे हैं, लकड़ी पे अगर खाना बना रहे हैं तो कितना धुआं निकलता है। तो वहाँ पर पूरे तरीके से नहीं जल पा रही हैं ये चीज़ें, चीज़ें अनबर्न्ड रह जाती हैं। वही प्रॉब्लम है जो कि सीएनजी के साथ नहीं हो सकता। कोई उसको भर के बाहर नहीं लेकर के जा सकता, इसके अंदर में कुछ चीज़ मिलावट नहीं की जा सकती। मेन प्रॉब्लम जो है वो केवल शुरुआत में आएगी, और वो ये है कि भैया पाइपलाइन डालनी पड़ती है, लेकिन एक बार पाइपलाइन डल गई तो बस पैसा ही पैसा। साइमल्टेनियसली पैरेलल स्टेप भी दिल्ली के अंदर में लिए गए कि पुराने जो व्हीकल्स थे उनको में निकालो, एक उम्र के बाद जो है वो चाह करके भी जो वो है ठीक से नहीं, एफिशिएंटली नहीं जला पाएगा पेट्रोल को, तो फिर उसको, और पॉल्यूशन करेगा तो उसको फेंकना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, फिर वो एनसीआर में जाके चलती हैं वो चीज़ें। अनइंटरप्टेड सप्लाई पंप वगैरह की सीएनजी के पंप बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि दिल्ली में बेहतरीन तरीके से बढ़ चुके हैं। हमारे भाई के पास ही मतलब सीएनजी की गाड़ी ली हुई है ना, मतलब और मतलब अब तो सीएनजी जमा पेट्रोल जमा इलेक्ट्रिक तीनों मिक्स। साइमल्टेनियसली पैरेलल स्टेप जो है लिए जा रहे हैं, फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, पुराने व्हीकल्स जो हैं वो बाहर निकाल दो। यूज़ ऑफ अनलेडेड पेट्रोल, पेट्रोल में लेड नहीं होना चाहिए। लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, सल्फर नहीं होना चाहिए, और कैटालिटिकल कन्वर्टर होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई फ्यूल पॉलिसी निकाली है, जिसके अंदर में वेहिकुलर पॉल्यूशन जो है इंडियन सिटीज़ के अंदर में, मतलब रोड मैप है, सरकार जो नीतियाँ तैयार करती है उसके अंदर में सल्फर को कम करना है, जो आपके एरोमेटिक कंटेंट्स हैं उनको कम करना है, और उसके लिए वो अलग अलग नॉर्म्स निकालती है। जैसे यूरो 3 नॉर्म्स जो है वो कहते हैं कि भैया सल्फर जो है वो इतने पार्ट पर मिलियन, 350 पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डीजल के अंदर में, पेट्रोल के अंदर में 150 पार्ट पर मिलियन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके लिए भी बता रखा है कि इतने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर गोल की बात करें तो हम 350 से 500 लाना चाहते हैं, 150 से 50 लाना चाहते हैं, और डीजल, पेट्रोल और डीजल, एंड ब्रिंगिंग डाउन द लेवल टू 35%। हाँ, और 30% मतलब जितना है ऊपर से उससे कम करके लेकर के आओ, उसके लिए भी बना रखे हैं नॉर्म्स। मास इमिशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज जो है, जो कि बराबर है यूरो नॉर्म्स 2 के, जिसके अंदर में नो मोर एप्लीकेबल टू द सिटीज़, मतलब अलग अलग स्टेटीज़ के लिए अलग अलग रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जिसके अंदर में जो मेन सिटीज़ हैं भाई दिल्ली, कोलकाता, एनसीआर है, मुंबई, हरियाणा, इनके लिए अलग रूल्स बनेंगे। जो टू व्हीलर हैं कि थ्री व्हीलर हैं कि फोर व्हीलर हैं उनके लिए अलग रूल्स बनेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग नॉर्म्स बनाए गए, रूल्स बनाए गए, और उनके दौरान लोगों को बताया गया कि भैया क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, क्या चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, किस चीज़ को कम करना है, लेडेड वाला पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करना है, पुरानी गाड़ियाँ जल्दी फेंक देनी है। वहाँ तो सिंगापुर वगैरह में तो सरकार ही ले जाती है इतनी जल्दी। खैर, एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड एयर, ठीक है। A substantial fall of CO2 and SO2 level has been found in Delhi between 1997 and 2005। ठीक है, ओके।
अगला है हमारा वाटर पोल्यूशन और उसका कंट्रोल क्या रहेगा। ह्यूमन बीइंग जो है पानी की बॉडी इसको हमेशा से तो एब्जॉर्ब हम एब्यूज़ तो हम करते ही आ रहे हैं, ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब मैं अभी अभी देखा किस तरीके से ज़मीन का स्तर का पानी नीचे जाता जा रहा है, और पिछले ही कुछ महीनों के अंदर में 2 बार जो बोरिंग जिसको बोलते हैं, बोरिंग का पानी पूरे के पूरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर दोबारा से लोग बार बार बोरिंग करा रहे हैं कि पानी जो है वो नीचे चला गया है बहुत ज़्यादा। हम्म। तो रिवर एस्चुरी जहाँ ओशन और रिवर मिलते हैं, ओशन ये सारी की सारी चीज़ें पॉल्यूटेड होती चली जा रही हैं। वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 टू सेफ गार्ड आवर वाटर सोर्सेज क्या क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, कि हमारे घरों से निकलने वाला जो पानी है और जो इंडस्ट्री से निकलता है वो देखेंगे ज़रा। वी वॉश एवरीथिंग इनटू ड्रेन, सब कुछ नाली में डाल दो, लेकिन भाई अल्टीमेटली वही पानी हम पीते हैं वापस आता है। ये समझने की हमें ज़रूरत है कि अगर पानी 0.1% भी इम्प्योरिटीज़ आ जाए ना पानी के अंदर में, तो इंसान के लिए यूज़ के लायक रहता नहीं है वो। चैप्टर नंबर 10 में हमने देखा था पूरा का पूरा 2 स्टेजेस के अंदर में हम पानी को साफ़ कर रहे थे, जिसके अंदर में पहले वही प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और बीओडी वगैरह का कॉन्सेप्ट हमने जाना था उधर। हाँ, तो कुछ चीज़ें आसान नहीं होती हैं निकालनी, जिसमें आएँगे डिज़ोल्व्ड सॉल्ट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये आसान नहीं होते हैं। कुछ जो फिज़िकल चीज़ें होती हैं वो सब आप मिट्टी, गाद, पेपर वगैरह वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये चीज़ें निकालना थोड़ा मुश्किल होती है, जो कि हम कहाँ से किससे निकलवाते हैं? बैक्टीरिया से निकलवाते हैं। डोमेस्टिक सीवेज में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि डिकम्पोज़ किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, और जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो करेगा, उतना ज़्यादा आपका ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा, उतना ज़्यादा बीओडी होगा। ये आप पहले से ही चैप्टर नंबर 10 के अंदर में डिटेल में पढ़ चुके हैं बीओडी वाला। तो रीड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन बीओडी और ऑर्गेनिक मैटर, हमने देखा कि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा बीओडी होगा। और ठीक है, तो फिर उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद उसको पानी में छोड़ देते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर जैसे नदी के किनारे ही लोग फीकल मैटर मतलब फेंक रहे हैं, या गाय भैंसियों को चराने ले जा रहे हैं उनका फीकल मैटर, और वो फीकल मैटर अगर नदी के अंदर में जा रहा है तो वो ऑर्गेनिक मैटर है। उस ऑर्गेनिक मैटर पे ऑलरेडी बैक्टीरिया लगे हुए हैं, वो बैक्टीरिया और बेहतरीन तरीके के साथ पानी के अंदर में ग्रो करने लग जाएंगे। और जब वो ग्रो करने लग जाएंगे तो फिर वही वही वाली बात कि भाई पानी के अंदर की जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन थी उसी का तो इस्तेमाल वो लोग कर रहे थे, तो शार्प डिक्लाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के अंदर में, और फिर मछलियाँ मरने लगेंगी। अब प्रॉब्लम वाली बात यह है कि मछलियाँ मरने लगेंगी तो मछलियाँ भी तो ऑर्गेनिक मैटर है, फिर उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करेगा, और भाई बेहतरीन तरीके से फिर और बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। वो चलती जाएगी साइकिल, पॉजिटिव फीडबैक लूप हो गया। लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ इन प्लैंक्टन्स, जितने भी होते हैं वो पागलों की तरह नंबर बढ़ेगा उसका नंबर, उसके अंदर में एल्गल ब्लूम आ जाएगा। एल्गल ब्लूम से वाटर क्वालिटी बेकार होगी, क्यों? क्योंकि भैया एल्गल ब्लूम होगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, बैक्टीरिया एल्गे बढ़ेंगे, जितना हो सकता है वो जितनी भी ऑक्सीजन है पानी में उसका इस्तेमाल कर लेंगे, फिश मरती चली जाएगी। और जब भैया एल्गे इतने बुरे तरीके से ग्रो करेंगे तो उसका टॉक्सिक मटेरियल भी वहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, तो आदमी को जो पसीने आते हैं उसमें जो स्मेल आती है वो आपकी स्मेल नहीं होती है, वो एक्चुअली में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बैक्टीरिया है आपके शरीर के ऊपर, जो उस पर्टिकुलर जो आपकी डेड स्किन है, ऑयल है, उसको खाता है, और उसकी पॉटी, उसका वही जो उसकी स्मेल है, जो उसका फीकल मैटर है उसकी स्मेल है। आपका जो पसीने की बदबू जो होती है जिसको कहा जाता है वो आपकी नहीं है, वो बैक्टीरिया की वजह से आ रही है। और अगर आपके उन बैक्टीरिया को चेंज कर दिया जाए तो इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि आपकी जो स्मेल है, जो आपको आपकी लगती है, वो चेंज हो जाएगी। इंसान की स्मेल इंसान की होती इसलिए क्योंकि वो बैक्टीरिया की वजह से आ रही है। एक भैया मेव कलर फ्लावर होता है वाटर बॉडीज़ के अंदर में, कभी अगर देखा हो तो वो इंडिया के अंदर में हम लाए थे, देख सोचे थे कि बढ़िया सा फूल है, कभी कहीं जहाँ मर्जी होगा ग्रो कराएंगे, लेकिन भैया वो पागलों की तरह ग्रो करने लगा। और आज की तारीख में जितनी हम उसे हटा नहीं पाते हैं, उससे तेज़ी के साथ वो ग्रो करा करता चला जाता है। वाटर हाइसिंथ इसका एग्जाम्पल है। सबसे मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड के अंदर में आता है, टेरर ऑफ बंगाल भी बोल देते हैं इसे। और वो नदी, लेक जहाँ पर पहले से ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है, यूट्रोफिक वाटर बॉडीज़ के अंदर में पागलों की तरह ग्रो करता है।
हमारे घरों से जो सीवेज है या हॉस्पिटल्स जो सीवेज है उसके अंदर में अनडिजायरेबल पैथोजेनिक, घर में कोई व्यक्ति को दस्त लगे हुए हैं उसके अंदर में बैक्टीरिया है, वो कहाँ जाएंगे? वो दस्त करेगा वॉशरूम में, वहाँ से जाएंगे सीवर में, सीवर से जाएंगे आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, जा तो वहीं रहा है, घूम के तो पानी आ रहा है। मे कॉज आउटब्रेक, और इसकी वजह से अगर पानी की जो प्रोसेसिंग है वो ठीक से ना हो तो उसकी वजह से डिजेंट्री, टाइफॉइड, जॉन्डिस, कॉलरा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर में आपका क्या आ जाएगा कि पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल, मतलब जहाँ पर पेपर बनते हैं, जहाँ पर मेटल को निकाला जाता है, जहाँ पर केमिकल बनाए जाते हैं, वहाँ पर हैवी मेटल जो है वो पानी के अंदर में चले जाते हैं, जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर से ज़्यादा है, जिसमें मरकरी, कैडमियम, कॉपर हैवी मेटल हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी चले जाएंगे। कहाँ से? ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाली जो जगह है वहाँ से। अगला है कि भैया कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो जैसे ही अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं उनका अमाउंट जो है बढ़ता चला जाता है, उसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। पानी के अंदर में डीडीटी इतना कम था, फिर एक जू प्लैंकटन के अंदर में इतने आ गए। एक स्मॉल फिश जो है वो एक जू प्लैंकटन तो खाएगी नहीं, अपनी ज़िंदगी के दौरान हज़ारों लाखों खाएगी, तो फिर उसके अंदर में बढ़ जाएगा। उसी तरीके से बड़ी मछली हज़ारों लाखों छोटी मछली खाएगी तो उसकी वजह से बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हर एक सक्सेसिव लेवल के ऊपर में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसका अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है। इसी को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि भैया यहाँ से भी 0.3 से 25 पार्ट्स पर मिलियन तक चला जाता है, पार्ट्स पर बिलियन से पार्ट्स पर मिलियन। अगर आपकी डीडीटी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती चली जाती है बर्ड्स के अंदर के में, तो उनका कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहता, उनके जो अंडे होते हैं उनका जो शेल होता है वो पतला होता चला जाता है, जिसकी वजह से अंडे जल्दी फूट जाते हैं और बर्ड की जो पॉपुलेशन है वो गिरने लगती है। इसके अलावा यूट्रोफिकेशन कहते हैं कि भाई किसी भी पर्टिकुलर लेक की, मतलब जब वो एज कर रही है तो उसके अंदर में आपके आसपास मान लीजिए लेक है, आसपास खेती होती है, तो खेती वाले लोग क्या करते हैं उसमें एक्स्ट्रा फॉस्फेट नाइट्रोजन जो है, न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये जो है सारे के सारे नदी लेक में आ जाते हैं, और उसकी वजह से लेक के अंदर में न्यूट्रिएंट बढ़ जाएंगे। लेक के अंदर में न्यूट्रिएंट बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो वहाँ पर प्लांट लाइफ जो सपोर्ट कर सकती है लेक, वो भी बढ़ जाएगी। फिर जहाँ पानी होना चाहिए वहाँ पर धीरे 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 आपकी प्लांट ग्रो करने लगेंगे, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मरने लगेंगे, प्लांट ग्रो करने लगेंगे, कि एनकरेजेस ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे। जो पूरी जो लेक है वो शैलो होती चली जाएगी, गर्म होती चली जाएगी, और गर्म होते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा जो पानी वाली जो जगह थी, जो लेक थी, वो लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बताइए यूट्रोफिकेशन से धीरे 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 लंबे समय में पानी वहाँ रहेगा ही नहीं क्योंकि वो गर्म पानी नहीं चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, और जैसे प्लांट आएंगे वो धीरे धीरे गर्म होता चला जा रहा था। और ये जो एजिंग होती है यूट्रोफिकेशन की वजह से, किसी लेक का पूरे के पूरे लैंड में कन्वर्ट हो जाना, ज़मीन में बदल जाना, वो हज़ारों साल लग सकते हैं उसके अंदर में। पॉल्यूटेंट जो हमारी एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, जो हम सामान वामान एफ्लुएंट निकाल के फेंक रहे हैं इंडस्ट्री से, घरों से, उसकी वजह से ये जो एजिंग प्रोसेस होता है वो तेज़ी के साथ हो जाता है, तो उसको एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन बोल देते हैं। ट्रूफ यू मतलब भैया, ट्रू मतलब हो रहा है, यस। ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, जिसके अंदर में न्यूट्रिशन एक्चुअली बढ़ रहा है लेक के अंदर में। जो प्राइम चीज़ें हैं जिनकी वजह से प्लांट ग्रो करने लगते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर में, वो है नाइट्रेट और फॉस्फेट, और जिसकी वजह से फिर आपके एल्गे पागलों की तरह ग्रो करने लगते हैं, अनप्लेजेंट ओडर आने लगती है, वो उसके अंदर में से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। फिर वही बात, सेम वाली बात, कि वो टॉक्सिन बनाने लगेंगे, उसकी वजह से मछली मरने लगेंगी, मछली मरने लगेंगी तो फिर और मछली डिकम्पोज होगी तो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, बैक्टीरिया और ज़्यादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, और फिर लिटरली जो है जो लेक है वो इट विल चोक टू दैट, उसको ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं और मर जाएगी। अब कहीं कहीं क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जनरेशन उधर ही होती है, वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, उसकी वजह से खौलता पानी जो है वो नदियों के अंदर में डालना पड़ता है। अब नदियों के अंदर में जब खौलता पानी डालेंगे तो वो सारे ऑर्गेनिज्म, वो सारे प्लांट मर जाएंगे जो हाई टेम्परेचर पे नहीं जी सकते हैं, और वहाँ पर इंडिजिनस फ्लोरा और फौना जो है बर्बाद हो जाएगा। मतलब वहाँ पे इंडस्ट्री लगने से पहले अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म और अलग तरीके के प्लांट हुआ करते थे पानी में,
लेकिन जैसे ही इंडस्ट्री लगी, गरम-गरम खौलता पानी पानी में फेंका गया, वहाँ पर जो पहले से मौजूद थे ऑर्गेनिज़्म और पौधे, प्लांट पौधे वगैरह वो मर जाएँगे। जिस तरीके से हमने दिल्ली वाला केस देखा था, उसी तरीके से एक और केस है हमारे पास और वो है इंटीग्रेटेड वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट का, कि किस तरीके से आर्टिफिशियल और नेचुरल प्रोसेस मिला करके पानी को ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक टाउन है आर्काटा, उस नॉर्थ कोस्ट कैरोलिना के ऊपर है, और वहाँ पर बायोलॉजिस्ट जो है हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट ने मिलकर के एक इंटीग्रेटेड वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है बनाया। उसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है जिसके अंदर में कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन से, फिल्ट्रेशन से, क्लोरीन ट्रीटमेंट से आप बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को, मेटल्स को निकाल सकते हैं। मतलब काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट्स को निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ पॉल्यूटेंट और हैवी मेटल जो है वो अभी भी रह जाएंगे। तो उसके लिए फिर दूसरा काम किया गया। तो लोगों ने क्या किया कि 60 हेक्टेयर का मार्श लैंड बनाया, जिसमें छिछला पानी वगैरह था, और वहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिक टाइप के एल्गी, स्पेसिफिक टाइप के फंगस, बैक्टीरिया, प्लांट, ये सारी चीज़ें लगाई। उनका काम ये था कि उसमें से हैवी मेटल निकालना, और वो जो काम करवाना चाह रहे थे, पानी में से जो चीज़ें निकलवाना चाह रहे थे, वो चीज़ें पानी ने निकाली, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइज, एब्जॉर्ब एंड एसिमुलेट पॉल्यूटेंट, वो सारे पॉल्यूटेंट जो हमें नहीं चाहिए थे वहीं रह जाएंगे, और पानी जो है नेचुरली प्यूरिफाई हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, इंडिया का तो एग्जांपल नहीं ले सकते ना, यहाँ कहाँ होगा। मार्शेज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ सेंचुरी, वहाँ पर ऑर्गेनिज्म नॉर्मल अपने नेचुरल हैबिटेट में ग्रो कर सकते हैं। हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे देखने के लिए मिलती है, फिशेस, एम्फीबियन, और आप एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं, अपना अपना प्योरीफिकेशन भी करा ले रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी में भी हेल्प कर दे रहे हैं। अब ये केवल बनाने से नहीं होगा, इसको भाई रख करके मेंटेन, मैनेज भी करना होता है। तो फिर एक सिटीजन्स का ग्रुप है, फ्रेंड्स ऑफ आर्काटा मार्श फोम, जो कि आप कीप करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं इस प्रोजेक्ट को। हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि भैया देखो, ह्यूमन के वेस्ट को फेंकने के लिए पानी का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, सीवेज तो होगा ही। लेकिन अगर अगर ऐसा सोचो कि अगर ह्यूमन एक्सक्रीटा के लिए पानी का इस्तेमाल ना करना पड़े, तो कितना सारा पानी जो है बच जाएगा। अगर हम ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट वगैरह का इस्तेमाल करें, तो प्रैक्टिकल भी, हाइजीनिक भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी, और कर भी रहे हैं, अलग अलग देशों में चल भी रहा है, केरला में है, श्रीलंका में है, इकोसान के नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है ये। अब अगर हमें इसके अंदर में ये इस्तेमाल ना करना पड़े इतना सारा पानी, तो कितना बच जाएगा, और उस एक्सक्रीटरी सिस्टम का इस्तेमाल हम केमिकल फर्टिलाइज़र की तरह भी कर सकते हैं।